हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूं। तो सीधे शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। ये कहानी है 7 मई 2008 की, जबकि एक 65 इयर्स ओल्ड महिला जिसका नाम था साना टेलोसा, वो अपने अपार्टमेंट में थी और वो अपने अपार्टमेंट में मौजूद अपने किचन में गई। ये जो महिला थी जिसका नाम था साना, ये एक साउथ ईस्टर्न यूरोपियन सिटी में रहती थी जिसका नाम था कैसोवा। कैसोवा नाम का ये जो छोटा सा शहर था, ये एक बहुत ही शांत जगह थी रहने के लिए। ये नॉर्दर्न मैसिडोनिया के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उसके बेस में स्थित है। इसके अलावा ये सिटी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, जो कि आपको फोटोज में लगी रही होगी। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा रिमोट भी है। ये बहुत ही एकांत हम कह सकते हैं कि शहर है। यहाँ पर बेसिकली कुछ भी बहुत ज्यादा नोटिसेबल होता नहीं है। जिंदगी एकदम आराम से गुजरती है। छोटा सा शहर है, बहुत कम वहां पर फैसिलिटीज हैं। यहाँ पर ये सारा नाम की महिला रहती थी और इसकी जॉब थी हाउस क्लीन करना, यानी कि ये घरों की सफाई करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करती थी। इस तरह से नहीं जैसे हमारे यहाँ हाउस क्लीनिंग के लिए होते हैं, बल्कि वहां पर हाउस क्लीनिंग की जॉब भी एक बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। लेकिन आज का दिन उसके लिए एक छुट्टी का दिन था, यानी कि उसका वो डे ऑफ था। क्योंकि आज छुट्टी थी इसलिए साना बस अपने अपार्टमेंट में इधर उधर घूम रही थी, हैंग आउट कर रही थी और साथ ही अपने एडल्ट बेटे का भी इंतजार कर रही थी। उसका बेटा जो कि अब एडल्ट हो चुका था, उसका नाम था जुरॉन, वो घर आने वाला था। इस समय तक शाम हो चुकी थी और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वार्म इवनिंग थी। धीरे धीरे अब शाम रात की तरफ बढ़ रही थी और जो जाना थी वो अपने विंडोज से, यानी कि उसके किचन में मौजूद विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। वो बस किचन में घूम रही थी, हल्का फुल्का खाने के लिए कुछ बना रही थी क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी। जब वो ये सारे काम अभी कर ही रही थी, तभी अचानक उसने सुना कि उसके फोन की घंटी बज रही है। अब वो तुरंत ही गई, उसने फोन को आंसर किया। वो उसकी सहेली का फोन था। उसकी सहेली ने कुछ उसको ऐसी बात बताई जिससे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई। साना की सहेली ने उससे पूछा कि जो न्यूज इस समय आ रही है, क्या तुमने उसको देखा? ये जो न्यूज थी वो रेडियो पर भी आ रही थी और वहां के लोकल टीवी पर भी आ रही थी। अब साना ने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई न्यूज नहीं सुनी, क्यों, क्या हुआ है? तब उसकी फ्रेंड ने उसे बताया कि सारी न्यूज में इस समय खबर फैली हुई है कि एक बहुत ही टेरेबल ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और ये उनके शहर में ही हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली जो तुम्हारा बेटा है जुरॉन, जिसका तुम इंतजार कर रही हो, वो शायद इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है। ये सुनते ही जाना के मुंह से बहुत तेज चीख निकल गई। उसके हाथ में जो कुछ भी था जिससे वो खाना बना रही थी, वो सब कुछ नीचे गिर गया। वो बाहर की तरफ अपने दरवाजे से भागी और उस जगह भागने लगी जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था। उसके पड़ोसी ने ये होते हुए देखा, उससे पूछा भी कि तुम कहाँ जा रही हो जाना? लेकिन जाना रुकी नहीं, वो दौड़ती रही। बस उसने दौड़ते दौड़ते अपने नेबर को बताया कि मेरे बेटे को चोट लग गई है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और मैं इस समय रुक नहीं सकती। उसका नेबर उसको ये करते हुए देखता रहा। वो गली से मुड़कर अब मेन रोड की तरफ भाग रही थी। वो डिसअपियर हो गई। साना के पास अपनी कोई कार नहीं थी। लिटरली वो भागकर हॉस्पिटल तक जाने वाली थी अपने बेटे को देखने के लिए। अब उसके पड़ोसी को तो पूरी बात कुछ भी पता नहीं थी। वो बाद में अपने घर के अंदर आ गया। थोड़ा समय बीता और तभी उस नेबर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जैसे ही उस नेबर ने उठकर दरवाजा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने जाना का बेटा खड़ा हुआ था, यानी कि जोरॉन। और जोरॉन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसको कोई भी चोट पहुंची है या उसका कोई भी एक्सीडेंट हुआ है। इधर अब नेबर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता, उससे पहले ही जोरॉन ने, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था, उसने नेबर से पूछा कि क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? हमें उनके घर पर मिलना था आज, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं है, जबकि हम साथ में डिनर करने वाले थे। अब पड़ोसी और जरा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि नहीं, मैं इस बारे में कुछ तो नहीं जानता कि वो कहाँ गई हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारा, यानी कि जोरॉन का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन तुम तो ठीक लग रहे हो और अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गई थी। अब जोरॉन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने अपना फोन उठाया, उसने हॉस्पिटल में फोन किया, उससे पूछा कि क्या मेरी माँ वहां पर पहुंची है। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने जवाब दिया कि नहीं, यहाँ पर तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है, इस नाम की कोई भी महिला यहाँ पर नहीं है। साथ ही हॉस्पिटल ने बताया कि यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, पूरे शहर में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है और ना ही कोई एक्सीडेंट विक्टिम्स यहाँ पर लाए गए हैं। अब जोरॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ कहाँ चली गई है। पहले तो वो अपनी माँ का इंतजार करता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है,
तो फाइनली वो पुलिस के पास गया और अपनी माँ की मिसिंग कंप्लेंट उसने अब दर्ज करा दी। इसके बाद 9 डेज बीत गए। 16 मई का दिन आ गया और अभी भी जो जाना थी वो मिसिंग थी। पुलिस को अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है या वो कहाँ चली गई है, ना ही उन्हें कोई न्यू लीड्स मिली थी। इसी दौरान एक 56 ईयर्स ओल्ड रिपोर्टर जिसका नाम था व्लाडो टेनेस्की, उसको अपने एक पुलिस सोर्स से कॉल आया। ये जो व्यक्ति था, यानी कि उसका हम कह सकते हैं कि मुखबिर, इसने व्लाडो को बताया कि जाना की उन लोगों को बॉडी मिल गई है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन लीक नहीं की गई है, यानी पब्लिक में अभी तक ये चीज आम नहीं की गई है। इसे बताया गया कि जो जाना की डेड बॉडी है, उससे पता चलता है कि उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था और उसका गला घोंट दिया गया था। इसके अलावा उसको चाकू से भी घोंप कर मारा गया है। मारने के बाद उसको प्लास्टिक रैप में लपेटा गया और उसको एक इलीगल डंपिंग एरिया में फेंक दिया गया। ये जो शहर का फुटबॉल स्टेडियम था उसके पास का एरिया था। साथ ही सोर्स ने इस रिपोर्टर को यह भी बताया कि जब इसकी बॉडी को ढूंढा गया, जब पाया गया, तब ये पता चला कि उसने जितने भी गहने पहने हुए थे वो तब भी कीमती गहने उसके शरीर पर मौजूद थे। तो ये नहीं कहा जा सकता था कि ये जो मर्डर हुआ है ये लूटपाट के इरादे से हुआ है। अब पुलिस वाले बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ये जो जाना नाम की महिला थी, ये एक सीधी सादी महिला थी, इसकी सीधी सादी जिंदगी थी। वो एक तरह से गरीब क्लीनिंग लेडी थी जिसकी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, उसके कोई भी एनिमीज नहीं थे और उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जिसके कारण से उसका मर्डर किया जा सकता। अब व्लाडो ने अपने सोर्स को थैंक यू कहा। उसका ये जो सोर्स था वो बहुत ज्यादा शॉक्ड नजर आ रहा था, लेकिन जो व्लाडो था वो इतना ज्यादा शॉक्ड नहीं था। उसको अब शक होने लगा था। उसे लग रहा था कि इस मर्डर के बारे में कुछ ना कुछ ऑफ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि जाना नाम की जो महिला थी वो एक गरीब महिला नजर आती हो, एक क्लीनिंग लेडी हो जिसके कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि रियलिटी में जैसी वो दिखती थी वैसी वो ना हो सकता है कि वो एक सीक्रेट लाइफ जी रही हो, और ये भी हो सकता है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ जान लिया हो, ऐसा कुछ देख लिया हो जिसके कारण से किसी को उसकी हत्या करनी पड़ी हो। व्लाडो नाम का ये जो रिपोर्टर था वो एक बहुत ही एग्रेसिव रिपोर्टर था। उसकी एक रेपुटेशन थी टाउन में कि वो एक बहुत ही फियरलेस जर्नलिस्ट है जिसको किसी भी केस में कूदने में कोई भी डर नहीं लगता है। उसने बहुत सारी रहस्यमय स्टोरीज कवर की थी, बहुत सारे केसेस को सुलझाने में मदद की थी। व्लाडो हमेशा आर्टिकल्स वगैरह लिखता था बिना किसी डर के, जिसमें वो क्रिटिकली बात करता था गवर्नमेंट के बारे में, पुलिस के बारे में, कुछ भी अगर समाज में गड़बड़ हो रहा हो तो उसके बारे में वो खुलकर बात करता था। अपने 30 साल के करियर में व्लादो को बहुत बार धमकियां मिली थी कि उसको मार दिया जाएगा या फिर और भी अलग अलग तरीके की धमकियां, वॉयलेंस की धमकियां, ताकि वो इस तरह से निडर होकर लिखना छोड़ दे और इस तरह की स्टोरीज कवर करना छोड़ दे। लेकिन व्लादो किसी से भी डरता नहीं था। उसे पता था कि ये जो जाना मर्डर केस है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मैं इसकी इंक्वायरी जरूर करूंगा। अब बहुत ही डिटरमिन्ड होकर व्लादो ने अपनी नोटबुक उठाई, अपना पेन उठाया, सीधे अपने फ्रंट डोर से निकलकर अब वो जाना के घर की तरफ चल पड़ा। उसका जो घर था, यानी कि जाना का घर, वो व्लादो के घर से ज्यादा दूर नहीं था, कुछ ही मिनट की दूरी पर था। वो चलता हुआ जाना के घर पर पहुंचा। वहां जाने के बाद उसने दरवाजा नॉक किया तो जाना के बेटे जोरॉन ने दरवाजा खोला। कुछ मिनट के बाद ही व्लादो और जाना का बेटा जोरॉन अब किचन टेबल पर बैठे हुए थे और जाना के बारे में बातचीत कर रहे थे। जोरॉन व्लादो को बताने लगा कि किस तरह से उस दिन वो घर आया, उसको पता चला कि उसकी माँ घर पर नहीं है, फिर वो नेबर के घर पर गया। उस नेबर ने उसको बताया कि किस तरह से उसने उसकी माँ को देखा था कि वो भागती हुई हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, और उसने नेबर को बताया था कि जोरॉन का एक्सीडेंट हो गया है। जब जोरॉन ये सारी बातें व्लादो को बता रहा था तब व्लादो लगातार नोट्स लेता जा रहा था। उसने बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे और इस इंटरव्यू के एंड में अब व्लादो को ऐसा लग रहा था कि अब वो जाना के बारे में जो कुछ भी जानना चाहता था वो जानकारी उसके पास मौजूद है। व्लादो को अब ये भी लगने लगा था कि उसके पास एक बहुत अच्छी वर्किंग थ्योरी भी है। उसको शायद समझ में आ गया था कि जाना के साथ क्या हुआ था, और ऐसा सोचने के पीछे ये कारण था कि जब जोरॉन के बेटे ने ये बताया था कि उसकी माँ क्या काम करती थी, उससे अब कहीं ना कहीं व्लादो को सब कुछ समझ में आने लगा था। व्लादो को 2 दिन और लगे अपनी इस थ्योरी पर काम करने के लिए। उसने दर्जनों लोगों के इंटरव्यूज लिए, जितने लोग पास पड़ोस में रहते थे उनसे बातचीत की, और फाइनली 3 दिनों के बाद यानी कि 19 मई के दिन
यानी कि जाना की बॉडी मिलने के 3 दिनों के बाद व्लादो ने अब अपनी स्टोरी न्यूज़पेपर में पब्लिश कराई। और इस स्टोरी की जो हेडलाइन थी वो ये थी कि अ सीरियल किलर स्टॉक्स कसेवो, यानी कि हमारे शहर कसेवो में एक सीरियल किलर घूम रहा है। व्लादो ने अपनी इस स्टोरी में लिखा था कि ये जो साना का मर्डर है, ये सिर्फ एक अकेली किलिंग नहीं है, बल्कि इसको 2 और मर्डर से जोड़ा जा सकता है। इससे पहले 2 और महिलाओं का कत्ल हुआ था। ये दोनों महिलाएं जिनका कत्ल हुआ था वो काफी एक जैसी दिखती थी, यानी कि जाना और वो दोनों महिलाएं एक जैसी लगभग लगभग दिखती थी, उनके काफी ज्यादा अपीयरेंस सेम था। वो पहले की दोनों महिलाएं भी गरीब थीं, बूढ़ी महिलाएं थीं, यानी कि अधेड़ उम्र की महिलाएं थीं, और वो भी क्लीनिंग का ही काम किया करती थी। इससे पहले की जो 2 विक्टिम्स थी उनमें से एक थी 64 इयर्स ओल्ड मित्रा सिम जनोस्का, जिसका मर्डर हुआ था 2005 में, और जो दूसरी विक्टिम थी वो थी 56 इयर्स ओल्ड ज्यूबिका लिकोस्का। इसका मर्डर हुआ था 2007 में। अब जब व्लादो की स्टोरी न्यूज़पेपर में छपी तो वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव साबित हुई, बहुत ज्यादा फेमस हो गई, क्योंकि उसमें दावा किया गया था कि इनके शहर में, एक छोटे से शांत शहर में, एक सीरियल किलर घूम रहा है। इसके साथ ही व्लादो ने इस स्टोरी में यह भी कहा था कि जो पुलिस का रोल है इस स्टोरी में वो बहुत ही ज्यादा नाकाबिले तारीफ है। पुलिस ने पहले के 2 केसेस में कोई भी ध्यान नहीं दिया, ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। साथ ही उसने बताया कि 2005 और 2007 के मर्डर्स में जो दोनों महिलाएं मारी गई थी उन दोनों के ही केसेस को मिस हैंडल किया गया। इनके केसेस में जो भी अरेस्ट वगैरह की गई उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, इसलिए फाइनली पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए और इन केसेस को एक तरह से अधूरा छोड़ दिया। जब पुलिस वालों ने व्लादो की स्टोरी पढ़ी तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हुए, उन्हें इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा क्रिटिकली उनके बारे में लिखा था। लेकिन पुलिस वालों ने भी देखा कि उसकी जो स्टोरी थी उसमें बहुत सारे नए डिटेल्स थे, उसने बहुत कुछ ढूंढ निकाला था। उसने विटनेसेस से और लोगों से जो इंटरव्यूज लिए थे उससे बहुत सारे फैक्ट्स निकलकर सामने आए थे। अब पुलिस वालों को भी लगने लगा था कि ये किसी इंडिविजुअल किलिंग का मामला नहीं है, बल्कि ये एक सीरियल किलर का ही काम है। अब पुलिस वाले इसी दिशा में काम करने लगे, इन्होंने इन तीनों ही मर्डर्स को लिंक किया। बेसिकली अब उनके हाथ में एक नई इन्वेस्टिगेशन थी। इसके साथ ही जो व्लादो था, यानी कि जो रिपोर्टर था, उसने ये नोटिस करना शुरू किया कि अब पुलिस वाले लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। जब भी वो लोगों से पूछताछ करने जाता था, अपनी स्टोरी के बारे में कोई बातचीत करने जाता था, तो लगातार पुलिस वाले खुलेआम उसका पीछा करते थे। अक्सर उसे दिखाई देता था कि दूर पर कोई पुलिस वाला खड़ा है, कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा है, लगातार उसको ही देख रहा है। लेकिन व्लादो को तो पहले से ही पता था कि पुलिस वाले ऐसा करने ही वाले हैं, उसे परेशान करेंगे, उसका पीछा करेंगे, और कुछ ना कुछ तो पुलिस वाले भी करेंगे अपना बदला लेने के लिए। लेकिन उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, वो कई सालों से ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रहा था। अब अर्ली जून का समय आ चुका था, यानी कि जाना की लाश को मिले अब करीब 2 हफ्ते हो चुके थे। अब पुलिस वालों के हाथ में एक नई सीरियल किलर इन्वेस्टिगेशन थी। उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे सस्पेक्ट्स को ढूंढ लिया था, सैकड़ों लोग उन्हें मिले थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को छांटते छांटते अब फाइनली उनकी तलाश 3 लोगों पर आकर रुक गई थी, यानी कि इन 3 लोगों पर अब फाइनली उनको शक था। अभी भी व्लादो का लगातार पुलिस वाले पीछा कर रहे थे। उन्होंने अभी तक पब्लिकली किसी सीरियल किलर के होने की पुष्टि नहीं की थी, बस वो लगातार चुपचाप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अपना काम जारी रखे हुए थे। फिर फाइनली 20 जून को जो व्लाद के न्यूज़पेपर का एडिटर था उसको एक पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है। इस पुलिस ऑफिसर ने एडिटर को बताया कि वो जल्दी ही एक अरेस्ट करने वाले हैं, किसी को गिरफ्तार करने वाले हैं, और ये गिरफ्तारी सीरियल किलर केस में होने वाली है। जब ये बातचीत खत्म हुई तब एडिटर ने तुरंत ही व्लादो को फोन किया, ये बताने के लिए कि पुलिस वालों का फोन आया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि व्लादो बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि उसने ही ये न्यूज सबसे पहले छपवाई थी। लेकिन जब उसने व्लादो को फोन किया तो व्लादो ने किसी कारण से फोन नहीं उठाया, जो कि बहुत ही अनयूजुअल था। जनरली व्लादो हमेशा ही फोन को आंसर किया करता था। एडिटर ये भी सोच रहा था कि पुलिस वालों ने उससे क्यों कांटेक्ट किया, व्लादो से क्यों नहीं किया। उन्हें डायरेक्टली व्लादो को ये सारी चीजें बतानी चाहिए थी अगर वो चाहते थे कि व्लादो कोई स्टोरी लिखे। वो इस नए डेवलपमेंट के बारे में उससे सब कुछ बताते, वो उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछता। लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस वालों ने मुझे फोन किया है। इसके बाद एडिटर लगातार व्लादो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, कई बार उसको फोन किया, लेकिन व्लादो ने फोन को आंसर ही नहीं किया। अब अल्टीमेटली एडिटर को लगने लगा कि शायद व्लादो बहुत ज्यादा बिजी होगा,
हो सकता है कि उसे भी इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया हो कि पुलिस वाले गिरफ्तारी करने वाले हैं और इसी कारण से वो वहां पर बिजी हो। उसने ये भी सोचा कि शायद व्लादो उस जगह पर मौजूद होगा जहां पर सीरियल किलर को पकड़ा जाने वाला था। मीनवाइल जो पुलिस वाले थे वो एक शांत घर के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। ये जो घर था एक बहुत ही शांत स्ट्रीट पर था। पुलिस ने इस घर को चारों ओर से घेर लिया था। ये एक 2 स्टोरी होम था जिसमें बड़े बड़े फर के पेड़ उगे हुए थे। अंदर बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आता था और जितनी भी विंडोज थी उसमें बहुत मोटे मोटे पर्दे पड़े हुए थे। जब पुलिस वालों ने ये निश्चित कर लिया कि घर को चारों ओर से अच्छी तरीके से घेरा जा चुका है और कोई भी यहां से निकलकर बाहर नहीं भाग सकता, तब इनमें से एक पुलिस वाला पोर्च के अंदर गया गेट खोलकर। उसने दरवाजे पर नॉक किया और आवाज लगाई कि हम पुलिस वाले हैं और आप बाहर आइए। पुलिस वालों ने यह भी कहा कि अपने हैंड्स अप करके आप बाहर निकलिए। 1-2 सेकंड तक तो पूरी तरह से अंदर शांति रही। एक तरह से टेंस माहौल बन गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस वालों ने अंदर से फुट स्टेप्स की आवाज सुनी जो कि दरवाजे की तरफ आ रही थी। पुलिस वालों ने अपने हाथ अपनी अपनी गन्स पर रख लिए थे। वो पूरी तरह से तैयार थे कि अगर उन पर अटैक होता है तो वो काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन अंदर से दरवाजा धीरे धीरे खोला गया और अंदर से जो आदमी बाहर निकला वो बहुत ही अनथ्रेटनिंग लग रहा था, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था और बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। पुलिस वालों ने आगे बढ़कर तुरंत ही उसको गिरफ्तार कर लिया और इसके कुछ मिनटों के बाद वही न्यूज़पेपर एडिटर जो कि व्लादो की खबरें छापा करता था उसको एक बार फिर से फोन आया। ये फोन उसी सेम पुलिस ऑफिसर का था जिसने उसे पहले फोन किया था। उसने बताया कि हमने गिरफ्तारी कर ली है। उन्होंने एडिटर को साफ साफ बताया कि हमने सीरियल किलर को पकड़ लिया है और ये आज हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब एडिटर ने पूछा कि कौन है वो सीरियल किलर, किसको आपने गिरफ्तार किया है, शायद मैं उस व्यक्ति को जानता होऊंगा। तब पुलिस वालों ने उस सीरियल किलर का नाम उस एडिटर को बताया और ये सुनकर एडिटर को इतना ज्यादा धक्का लगा कि फोन छूटकर उसके हाथ से गिर चुका था। बाद में जो खबरें सामने निकलकर आईं उससे पता चला कि ये सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि व्लादो ही था, वही रिपोर्टर जो सारी के सारी स्टोरीज छाप रहा था। ये जो व्लादो नाम का व्यक्ति था ये बाहर से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा काम लगता था, लेकिन अंदर से अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह से बदले की भावना से और गुस्से से भरा हुआ था। स्पेसिफिकली ये जो गुस्सा था ये उसको अपनी माँ के ऊपर था। अपनी माँ को ये एक बहुत ही दुष्ट, बहुत ही क्रूर व्यक्ति मानता था और इसकी माँ की मौत फाइनली 2002 में हो चुकी थी। लेकिन व्लादो कहीं ना कहीं अपनी माँ से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। वो अच्छे पॉजिटिव तरीके से ऑब्सेस्ड नहीं था बल्कि नेगेटिव तरीके से ऑब्सेस्ड था। उसको अपनी माँ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो अपनी माँ से बदला लेना चाहता था जिंदगी भर, लेकिन वो उससे कभी भी बदला नहीं ले पाया और उसकी माँ की मौत पहले ही हो गई। अब वो अपनी मरी हुई माँ से बदला लेना चाहता था। तब उसने डिसाइड किया कि वो रैंडम बूढ़ी महिलाओं को जो उसकी माँ की तरह दिखती थी उनकी हत्या कर देगा। जनरली उसकी जितनी भी विक्टिम्स थी वो पुअर थी, ओल्ड थी और क्लीनिंग लेडीज थी जैसे कि उसकी माँ थी। उसने कुल मिलाकर 3 महिलाओं की हत्या की 2005 में, 2007 में और उसके बाद फाइनली जाना की 2008 में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा शायद कि ये तीनों ही महिलाएं पर्सनली उसकी माँ को जानती थी और व्लादो को भी जानती थी। क्योंकि ये तीनों ही महिलाएं व्लादो को जानती थी इसलिए व्लादो ने आराम से उनका ट्रस्ट जीता, उनसे बातचीत करता था, उनको अपने विश्वास में लिया और एक बार जब पूरी तरह से महिलाएं उस पर विश्वास करने लगी तब उसने उनको ल्योर किया कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से उन्हें मिलने के लिए बुलाए। कभी उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया ये कहकर या किसी और कारणों से। और जब वो महिलाएं वहां पर पहुंच जाती थी, उसकी बताई हुई जगहों पर पहुंच जाती थी, तो वो उनको स्ट्रैंगल करता था, चाकू से उनको मार देता था और बुरी तरीके से उनकी पिटाई करता था जैसे कि वो उनसे बदला ले रहा हो। व्लादो ने अपने न्यूज़पेपर में जो स्टोरी छापी थी उस स्टोरी में उसने बहुत सारे झूठ बोले थे। जैसे कि उसने अपनी स्टोरी में झूठ लिखा था कि एक गवाह ने खुद जाना को 2 व्यक्तियों के साथ एक कार में बैठे हुए देखा था। जिस रात वो गायब हुई थी उससे एक रात पहले भी वो इन 2 लोगों से मिल रही थी। इन स्टोरीज में वो जो झूठ लिख रहा था वो पुलिस को गुमराह करने के लिए थे। इधर जाना के पास जो कॉल आया था वो तो उसकी सहेली ने किया था, वो तो व्लादो ने नहीं किया था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर वो क्यों गई, कहां से वो खबर उसकी फ्रेंड के पास आई। तो जो व्लादो था उसने रेडियो स्टेशन पर फोन किया था। उसने लोकल टीवी वालों को फोन करके बताया था कि एक टेरिबल एक्सीडेंट हुआ है
और उसमें जाना का बेटा जोरॉन भी इन्वॉल्व है। और जब वो रेडियो में खबर प्रसारित हुई तब उसकी सहेली ने यानी कि जाना की सहेली ने न्यूज सुनी और उसने जाना को इन्फॉर्म किया। व्लादो पहले उस रेडियो स्टेशन के लिए काम कर चुका था। वो पूरी तरह से व्लादो पर यकीन करते थे। उन्होंने कोई भी फैक्ट चेकिंग नहीं की। उन्होंने तुरंत ही वो न्यूज ब्रॉडकास्ट कर दी। बाद में पुलिस वालों को और बाकी लोगों को पता चल गया था कि रेडियो स्टेशन को वो खबर असल में व्लादो ने ही दी थी। पुलिस वालों को काफी दिनों से व्लादो पर शक हो चुका था, इसी कारण वो उसका पीछा कर रहे थे। व्लादो ने जो आर्टिकल्स लिखे थे उनमें से कुछ में उसने बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां कर दी थी। वो गलतियां कुछ इस तरह की थी कि कुछ ऐसे डिटेल्स उसने उसमें लिख दिए थे जो कि पुलिस ने अभी तक पब्लिक किए ही नहीं थे। इन केसेस में ऐसी कुछ माइन्यूट डिटेल्स थी जिसके बारे में पुलिस ने किसी को बताया ही नहीं था। तो वो सारी चीजें व्लादो को कैसे पता चल गई? व्लादो ने लिखा था कि इन तीनों ही महिलाओं को स्ट्रैंगल किया गया था और स्ट्रैंगल किया गया था टेलीफोन की तारों से और बाद में इन टेलीफोन की कॉर्ड्स को वहीं पर सीन पर ही छोड़ दिया गया था। लेकिन पुलिस ने ये सारी की सारी चीजें कभी भी रिवील की ही नहीं थी, पब्लिक को बताई ही नहीं थी। व्लादो ने जब देखा था कि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं तो उसे ऐसा लगा था कि पुलिस वाले उसको भड़काने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं ताकि वो पुलिस के ऊपर गुस्सा करे और पुलिस वाले उससे बदला लें कि तुमने हमारे ऊपर ये आर्टिकल क्यों लिखा। पुलिस वाले तो असल में उसका पीछा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि शायद ये किलिंग्स में इन्वॉल्व है। उसको ये बिल्कुल ही पता नहीं था कि पुलिस वाले उसके ऊपर भी शक कर सकते हैं। बाद में किसी तरीके से उन्होंने व्लादो का डीएनए सैंपल प्राप्त कर लिया था और तब उन्हें मैच करके पता चल गया था बिना किसी शक के कि व्लादो ही वो सीरियल किलर है। पुलिस ने व्लादो को गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर 2 मर्डर के चार्जेस लगा दिए थे। तीसरा वो लगाने ही वाले थे, उसके लिए सबूत ढूंढ रहे थे और वो ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है कि और भी विक्टिम्स इन्वॉल्व हो, उसने और भी हत्याएं की हो। अब इसको गिरफ्तार करने के सिर्फ 3 दिनों के बाद यानी कि 23 जून को व्लादो की मौत जेल में ही हो गई। हालांकि इसकी जिस तरह से मौत हुई उसका कोई भी सेंस नजर नहीं आया। आज तक पता नहीं चला है कि इसकी मौत कैसे हुई थी। व्लादो की मौत एक छोटी सी बाल्टी में डूब कर हुई थी, यानी कि उसका जो चेहरा था, उसका जो फेस था, वो बाल्टी के अंदर था। ये बाल्टी उसकी जेल सेल के अंदर मौजूद थी और इस जेल सेल में उसके साथ 3 और लोग भी रहा करते थे। तो हो सकता है कि इन तीनों ने ही उसकी हत्या की हो। हालांकि इसके कोई भी सबूत नहीं है। उसके शरीर पर कोई भी चोटों के निशान नहीं थे, कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। लेकिन अगर उसे वहां पर कुछ होता तो इन 3 लोगों को नोटिस जरूर करना चाहिए था। बाद में यही माना गया कि व्लादो ने जानबूझकर बाल्टी में सिर डालकर सुसाइड किया था। बाद में जितने भी मर्डर इन्वेस्टिगेशंस थे वो क्लोज कर दिए गए। ये सारी की सारी मौतें अब व्लादो से जोड़ दी गई थी। पता चल गया था कि इसी ने उन तीनों महिलाओं की हत्या की थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। इसके अलावा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करने से बहुत फर्क पड़ता है स्टोरी की रीच पर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।